Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm going to start a topic, inert and labile complex. So let's get started. So थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या होता है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, क्या होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कॉम्प्लेक्स व्हेन द सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम. तो देखो इसका मतलब क्या है कि एक सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो कितना एक्सटेंट तक एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अगर हमारा रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्टेंट था वो स्टेबल नहीं था, है ना. तो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आप प्रोडक्ट की जगह बोल सकते हो इंटरमीडिएट भी ले सकते हो आप. ठीक है, तो अगर वो इंटरमीडिएट में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें जो उसकी स्टेबिलिटी है वो कम है, तभी तो वो इजीली कन्वर्ट होना चाह रहा है ना प्रोडक्ट में. देखो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट अगर लो है, लो एनर्जी यानी कि देखो अगर एनर्जी लो होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो स्टेबल है. तो जिस भी कंपाउंड की या जिस भी सब्सटेंस की एनर्जी लो होती है हम यही बोलते हैं ना कि वो स्टेबल है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी जिसकी लो होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा. तो अगर एनर्जी रिएक्टेंट की लो है तो इसका मतलब वो इनर्ट है, क्योंकि एनर्जी लो हो गई और स्टेबल हो गया वो, तो वो अब कन्वर्ट होगा ही नहीं रिएक्ट प्रोडक्ट में या फिर इंटरमीडिएट में, तो इसका मतलब वो हमारा इनर्ट है जो भी हमारा रिएक्टेंट है. अगर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लो, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी लो हो गई या फिर इंटरमीडिएट की एनर्जी लो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो अगर वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो हमारा रिएक्टेंट इसका मतलब लेबाइल हो गया. तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यानी कि कितना एक्सटेंट तक वो कन्वर्ट हो रहा है इसको हम मेजर करके बता सकते हैं उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में. और अगर काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करो तो आपको पता होगा कि काइनेटिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, स्पीड से रिलेटेड होता है ना. तो यानी कि स्पीड एट विच द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कि कितना जल्दी वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में या फिर इंटरमीडिएट में. तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई है तो यानी कि वो जल्दी से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यानी कि वो खुद क्या हुआ, वो लेबाइल हुआ, तभी तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो रहा है. और अगर ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड लो हो गई तो वो यानी कि इनर्ट है, वो जो हमारा रिएक्टेंट है या फिर जो भी स्टार्टिंग कंपाउंड है वो इनर्ट है, तभी वो आराम से कन्वर्ट होगा. और अब देखो स्टेबिलिटी हमने देखा था अभी कि दो टाइप की है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी. अब जो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है ना, इसको हम बीटा के रेफरेंस में भी यूज करते हैं. बीटा क्या होता है, हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट. जैसे हमारी ये रिएक्शन है A gives B, तो इस पूरी रिएक्शन के लिए जो भी हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसको हम बीटा बोलेंगे. ठीक है, तो बीटा अगर देखो इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होगा थर्मोडायनामिक या नहीं होगा. तो लॉग बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 8 होती है तो यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है. सिर्फ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को ही हम बताते हैं बीटा के रिस्पेक्ट में. काइनेटिक स्टेबिलिटी हम नहीं बोल सकते कि लॉग बीटा अगर ग्रेटर देन 8 है तो वो काइनेटिकली भी स्टेबल होगा, नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है, काइनेटिक स्टेबिलिटी हम देखो जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ रिप्लेसमेंट के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं. और ये जो स्पीड ऑफ रिप्लेसमेंट है ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी, मतलब इसमें हम ये वाला फैक्टर भी कंक्लूड करते हैं. कैसे, देखो क्या होती है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी की रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी. तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखो ये जो पूरा बैरियर है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. तो अगर ये बैरियर बहुत ही ज्यादा हाई होगा, यानी कि रिएक्टेंट को उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. तो अगर बैरियर हाई हुआ तो जो हमारा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है वो स्टेबल है, रिएक्टेंट ही बोल सकते हैं हम इसे. ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा हाई है तो यानी कि वो हमारा जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल है, इसीलिए तो वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए उसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर लो है
तो यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो इनर्ट नहीं है, वो लेबाइल है। देखो यहाँ पर हमने बोला था स्टेबल रिएक्टेंट, यानी कि वो इनर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीजें आती हैं, इसको हम काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और हमारा जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए हमने बोला कि वो जो कंपाउंड है हमारा वो इनर्ट होगा। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर लो है तो यानी कि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही है, फास्टर स्पीड पे हो रही है, इसीलिए तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा ना। फिर अगर देखो ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट, और ये है इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और एक है हमारे पास ये, तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब देखो यहाँ पर कम एनर्जी लग रही है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम है यहाँ पर, तो यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो फास्ट होगी। ठीक है, अगर एनर्जी कम चाहिए हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम थोड़ी सी एनर्जी में ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो यानी कि जल्दी जल्दी हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी। और जल्दी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड था, जो भी आप इसको ये समझ सकते हो कि जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ही बोलेंगे हम इसे, तो जो हमारा रिएक्टेंट था वो स्टेबल था, जो हमारा रिएक्टेंट था वो अनस्टेबल था, है ना, अनस्टेबल, या फिर इसको आप बोलोगे लेबाइल। तो वो लेबाइल था, इसीलिए तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो रहा है ना प्रोडक्ट में, तभी रिएक्शन फास्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए हमें, एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो यानी कि जो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट था, जो ऑलरेडी कंपाउंड प्रेजेंट है, वो इनर्ट है या फिर वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्सेस विच शो वेरी फास्ट लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि बहुत ही जल्दी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सपोज ये हमारे पास M है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि 6 लिगेंड से हमारा जो मेटल है वो कनेक्टेड है। तो अब हमें इसको इन लिगेंड्स में से किसी एक को डिस्प्लेस करवाना है इस वाले लिगेंड के साथ, X वाले लिगेंड के साथ। तो जब लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि किसी भी एक लिगेंड की जगह पे ये हमारा X आ जाएगा, तो ये हो गई लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है या फिर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये लेबाइल है, तो फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि लेबाइल है तभी तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना चाहेगा ना, जो अगर खुद से ही पहले से स्टेबल होगा वो दूसरे कंपाउंड में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ये खुद पहले से स्टेबल नहीं है, इसलिए एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसलिए यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी रिएक्टिविटी हमेशा हाई होगी, और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, क्योंकि वो खुद पहले से स्टेबल है, तो वो इजीली कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे किसी दूसरे कंपाउंड में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इनर्ट कंपाउंड्स या फिर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी स्लो होगी। ठीक है, अब देखो कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे डिफाइन करेंगे इनर्टनेस और लेबाइलनेस को। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp3d2 और d2sp3, आपको पता होगा ये। अब देखो ये जो sp3d2, हमने यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि d लास्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पर d स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो d है ना, वैलेंस शेल का है, nth शेल का है। ठीक है, nth यानी कि जो हमारा वैलेंस शेल है उस वाले शेल का ये d ऑर्बिटल है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो ये
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर जो ये D है ना ये N-1 D है, यानी कि N-1th शेल का है। यानी आपको अब पता चल रहा होगा कि N-1 यानी कि लास्ट वाले शेल का नहीं है, अंदर वाले शेल का है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो N-1th शेल का है। और जो nth शेल का है उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो आउटर वाले शेल का है वो वाला डी इन्वॉल्व हो रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। देखो अब हम करेंगे इनर्ट और लेबाइल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो ये फर्स्ट है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखो जनरली लेबाइल होते हैं नेचर में, और ये लेबाइल क्यों होते हैं ये हम देखेंगे अभी। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जैसे हमारे पास अब ये एग्जाम्पल देखो, पहले Mn+2 है, तो Mn+2 है तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होगी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो यानी कि जो भी 3D ऑर्बिटल्स हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब अगर कोई ऐसा इसके, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, तो सपोज हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, है ना, तो उन 6 लिगेंड्स को 6 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे ताकि वो आके मेटल के साथ पेयर कर सके। तो वो 6 ऑर्बिटल्स कौन से ऑक्यूपाई करेगा लिगेंड, ये वाले, ये दो, यानी कि एक 4s 3 4p और 2 4d। तो अब देखो ये सारे आउटर वाले शेल के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए देखो sp3d2 ऐसे बनेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। और यहाँ पर nth शेल इन्वॉल्व है, देखो 4d वाला शेल इन्वॉल्व हो रहा है, और अंदर वाला जो शेल था N-1 यानी कि 3d वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो अब इसलिए हमने इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला है। ठीक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि 4d शेल इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेटल और लीगेंड का जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसकी वो बहुत ही ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ हाई होगी, क्योंकि बाहर वाला शेल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाले शेल के इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो यानी कि वीक हो गया बॉन्ड, है ना। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है, अगर सपोज आप जितना लंबा एक वुड लो आप लंबा और एक वुड लो आप छोटा सा, तो ज्यादा डिफिकल्टी किसको तोड़ने में होगी, जो छोटा पीस होगा वुड का उसको तोड़ने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है ना। तो जितना लंबा लोगे आप बॉन्ड उतना ही वो वीक बॉन्ड होता जाएगा और उतना वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होगा तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन इजी हो रहा है इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो लिबाइल है, इसलिए हमने बोला है कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लिबाइल होते हैं नेचर में। ठीक है, इजीली ब्रेक हो रहा है तो वो लिबाइल होगा नेचर में, तो इसलिए हमने ये बोला कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लिबाइल होते हैं नेचर में। ठीक है, क्योंकि इनका जो sp3d वालों का जो बॉन्ड है वो जनरली वीक होता है इन कंपैरिजन टू D2sp3 वालों। अब यहाँ पर हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है कि जो ये हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो ऑर्बिटल्स होंगे वो D2sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो N-1th शेल को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि nth शेल तो देखो यहाँ पर 4th है और N-1 हो गया 3, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो पहले तो FeCN6-4। अब आप यहाँ से देखो कि Fe+2 आ जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D6। और आपको पता होगा कि जो ये हमारा Cn है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाएगा तो यानी कि ये जो D6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयरन के ये पेयर होंगे, तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि अभी हमारे पास 2 इनर ऑर्बिटल्स 2d इनर ऑर्बिटल्स अभी वैकेंट हैं ताकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सके। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो D2sp3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो D है ये कौन सा D है, N-1th D शेल है। तो अब देखो जो D शेल इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ पर इनर वाला इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर मेटल लीगेंड जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्मॉल होगी।
ठीक है। स्मॉल होगी तो यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो ब्रेक करना मुश्किल यानी कि वो इनर्ट है। ब्रेक करना मुश्किल है तो सब्स्टिट्यूशन भी या फिर डिस्प्लेसमेंट भी उसका मुश्किल होगा। जो लिगेंड है, जो मेटल से अटैच्ड है, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसका, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा ना, तो वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये इसका मतलब वो इनर्ट है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम जनरली बोलते हैं कि ये इनर्ट होंगे। तो यानी कि इनर जो हमारे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर्ट होते हैं मोस्टली, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये इसके जो इनर ऑर्बिटल्स हैं डी, ये सारे फिल्ड हैं या वैकेंट है। ठीक है, अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर तो जो हमारा लिगेंड है उसको बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, तो फिर वो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की जनरली बात करें तो वो इनर्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हमने देखा है अभी कि वीबीटी के बेसिस पे हम कैसे लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम सीएफटी के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो सीएफटी में आपने सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसमें। और ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये कैसे आती है, जब हमारे 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये ईजी और T2G ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा T2G और ये EG। ये अभी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यही होता है कि ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ये T2G होते हैं और ऊपर वाले EG ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिक्स में आती है। तो जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। अब देखो पता होगा कि जो लिगेंड्स हैं वो जनरली अप्रोच करते हैं मेटल की साइड अलोंग द एक्सिस ही, यानी कि वो एक्सिस के अलोंग ही मेटल को अप्रोच करते हैं। तो लिगेंड भी अगर हमारे अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं और सपोज यहाँ पर EG में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज ये हमारा ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है और वो भी हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है, तो यानी कि EG में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मेटल जो है और यहाँ से लिगेंड आ रहा है और यहाँ पे मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा ना, सेम चार्ज है तो रिपल्शन तो होगा, तो रिपल्शन होगा तो इसका मतलब जो इनका सब्स्टिट्यूशन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पर EG में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली लिबाइल होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो वीक है यहाँ पे क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी होता है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। यानी कि अगर EG में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और बाकी अगर T2G में प्रेजेंट है तो वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि जैसे D0 कॉन्फ़िगरेशन ले लो आप, तो T2G में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी लिबाइल केस होता है। फिर ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और इसका एक और होता है हमारे पास कि जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स लिबाइल है या फिर कौन सा इनर्ट है। तो देखो CFSE जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है कई कई बार, तो वो कैसे चेंज होती है वो हम अभी देखेंगे। देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो या तो SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करते हैं या फिर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करते हैं। SN1 में देखो क्या होता है, इनमें आपको पता है कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि लीव कर जाता है लीविंग ग्रुप। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि 6 लिगेंड्स ज्वाइंट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में।
ठीक है, अब हम SN1 की बात कर रहे हैं ना, तो देखो फर्स्ट एक लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया, यानी कि एक लिगेंड यहाँ से लीव हो गया, तो अब हमारे पास 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस बनेगा ना, ये हो गया 5, तो ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि जो मेटल है उससे 5 लिगेंड्स अटैच है। यहाँ पर ये पहले 6 कोऑर्डिनेटेड था, अब ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। तो SN1 के केस में तो क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट होगा वो 5 कोऑर्डिनेटेड होगा, लेकिन SN2 के केस में क्या होता है, देखो SN2 के केस में क्या होता है कि हमारा 7 कोऑर्डिनेटेड बनता है जो इंटरमीडिएट होगा। वैसे तो इंटरमीडिएट नहीं बनता SN2 में, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन वो हम दिखाएंगे कैसे होगा, क्योंकि SN2 में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। वहां पर क्या हो रहा था कि लीविंग ग्रुप पहले लीव कर रहा था, इसलिए एक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा, लीविंग ग्रुप पहले लीव नहीं करेगा वहां पर, तो एक यानी कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। तो देखो ये मेटल है, रिएक्टेंट है ये हमारा 6 कोऑर्डिनेटेड, 6 कोऑर्डिनेटेड है ये। अब यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, सपोज X है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसने अटैच किया तो ये 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये X यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है, तो ये अब बन गया 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो SN1 या फिर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, और इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं वो या तो 5 कोऑर्डिनेटेड होंगे या फिर 7 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज होंगी। अब दोनों ही केस में चाहे 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बन रहा है चाहे 7 कोऑर्डिनेटेड बन रहा है, सिमेट्री तो जो हमारे रिएक्टेंट की थी वो कम हो रही है ना, तो उसकी वजह से CFSE वैल्यू में भी कोई ना कोई चेंज आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं लेबाइलिटी और इनर्टनेस कॉम्प्लेक्सेस की। तो एक तरीका ये भी है कि हम CFT के थ्रू कैसे बताएंगे कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं। तो देखो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ द CFSE ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट जो है उससे ज्यादा इंटरमीडिएट की CFSE है। देखो CFSE पहले तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है ये, है ना। अब स्टेबिलाईजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ही अच्छा होगा हमारा वो कॉम्प्लेक्स, या फिर उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि CFSE ऑफ इंटरमीडिएट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, ये है हमारा इंटरमीडिएट, ये है हमारा रिएक्टेंट, तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है इसकी CFSE ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। CFSE ज्यादा हो गई तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, तो रिएक्टेंट फिर तो जल्दी से हमारा इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो यानी कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये क्या हो गया, लिबाइल हो गया, तभी तो ये जल्दी से कन्वर्ट होगा ना, तभी इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फास्ट होगा, लिगेंड्स का डिस्प्लेसमेंट फास्ट होगा, इसलिए हम इन कॉम्प्लेक्सेस को लिबाइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखो इनका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ पर होगा हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पर जो है ये एनर्जी है इंटरमीडिएट्स की एनर्जी, और ये है हमारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी, ठीक है। ये वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर, और ये एनर्जी हो गई। ये यहाँ पर हम CFSE ले रहे हैं बेसिकली, और CFSE भी लेस नेगेटिव की साइड शिफ्ट हो रही है, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लेस नेगेटिव की साइड शिफ्ट हो रही है। देखो लेस नेगेटिव से क्या मतलब है, सपोज हमारे पास एक तो है -2 एक है -4, अब ये जो नेगेटिव है CFSE में ये नेगेटिव डिनोट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे लेस नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि 2, फिर सपोज यहाँ पर इंटरमीडिएट की एनर्जी है -4
और रिएक्टेंट की है -2। तो ये नेगेटिव तो इसने बता दिया कि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, लेकिन वैल्यू तो ये 4 वाली बड़ी है ना, तो यानी कि इंटरमीडिएट की अभी CFSE ज्यादा है और रिएक्टेंट की CFSE कम है। तो कम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अगर हमारा रिएक्टेंट, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल बनना चाह रहा है तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा ना। और यहाँ पर आप देखो कि कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर नहीं है, तो यहाँ पर 0 एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर हमारी CFSE इंटरमीडिएट की ज्यादा है तो वो उनको हम लेबाइल बोलेंगे, और अगर हमारी देखो CFSE ऑफ इंटरमीडिएट इज लेसर देन द रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है ऑलरेडी, जो हमारा कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी CFSE हाई है, तो यानी कि ये ऑलरेडी स्टेबल है और ये कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा इंटरमीडिएट में या फिर प्रोडक्ट में, तो इनको हम बोलेंगे इनर्ट। ठीक है, और ऐसे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो हमारा है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब ये वाली जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए हमें इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हम फिर से वही CFSE लेंगे और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट को अगर हमें इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कुछ ना कुछ आ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऑलरेडी अगर स्टेबल है, उसकी CFSE ऑलरेडी हाई है, तो उसको हम इनर्ट बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ CFT, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि गेन ऑफ CFSE विल मेक द कॉम्प्लेक्स लेबाइल। गेन ऑफ CFSE यानी कि पहले जो रिएक्टेंट था उसके पास CFSE कम थी, इसने कुछ CFSE गेन करी और फिर ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ जिसकी CFSE हाई है। तो अगर इंटरमीडिएट की CFSE हाई है तो ये जो हमारा रिएक्टेंट हुआ ये लेबाइल हो गया ना, क्योंकि ये तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अगर गेन हो रहा है कहीं पे CFSE का तो वो हो गए हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, और अगर लॉस हो रहा है CFSE का तो वो हो गए हमारे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सो आई होप आपको ये टॉपिक आपको समझ आया। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, you do hit the like button and also hit the bell icon for the upcoming videos, for the notifications of the upcoming videos. And if you have any doubt, you can comment down in the comment box.